वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोडेबिलिटी ऑफ द डिस्टेंस रिले। देखिए, डिस्टेंस रिले को अगर आप रिवाइज करें तो डिस्टेंस रिले में हमने कई वीडियो बनाए और लेक्चर दिए हैं, क्लासरूम में भी, वर्कशॉप भी मैंने कराए हैं। डिस्टेंस रिले का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि जब हेवीली लोडेड लाइन होती है, यानी कि उसके ऊपर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वोल्टेज जो है उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो जो उसकी जो रिले है, डिस्टेंस रिले, उसको ये महसूस होता है कि ये इम्पीडेंस कम हो रहा है, तो ये कोई फॉल्ट है। क्योंकि रिले जो मेजर कर रही होती है वो अपना इम्पीडेंस फॉल्ट तक मेजर कर रही होती है वोल्टेज और करंट के रेशो के हिसाब से। फॉल्ट पे जाहिर है कि वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सेंस करती है कि ये इट इज़ ए फॉल्ट। अब जो मसला ये आता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि बहुत ही हेवीली लोडेड लाइन हो और वोल्टेज काफ़ी कम हो गया हो, 132 की जगह 120 हो गया है, और लाइन पे लोड 20-25% बढ़ा हुआ है, हो सकता है नॉर्मली बढ़ा हो या हो सकता है कोई ट्रिपिंग ऐसी हुई हो सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर कोई लोडिंग की चेंज हुई और लोड फ्लो के हिसाब से पर्टिकुलर लाइंस पे जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया, लाइनों पे लोड डबल भी आ गया वक्ती तौर पे। जाहिर बात तो हो रही है तो मिली सेकेंड्स में हो रही है ना, 200-300 मिली सेकेंड की। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि कंडक्टर जो है पिघल करके गिर जाएगा। कंडक्टर में तो 10 मिनट भी लोड चलता रहेगा, डबल तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन डिस्टेंस रिले को लगेगा कि ये कोई फॉल्ट है, तो उसको यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए मैंने पहले भी समझाया है। उसको हम कहते थे, आप कोई मुख्तलिफ नाम आपने सुने होंगे कि रिले जो है वो जो लोड लाइन है या इम्पीडेंस है रिले, वो इंक्रोच कर रहा है रिले सेटिंग के अंदर। तो थर्ड जोन की जो सेटिंग है आपको पता है ये बहुत ही दूर तक होती है, यानी थर्ड जोन की सेटिंग जो है आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है कि थर्ड जोन की सेटिंग अगर लंबी लाइन है 1 2 3, तो तीसरे जोन की जो सेटिंग है वो तकरीबन यहाँ पहुँचेगी, ये थर्ड लाइन तक। तो ये मैंने सबसे समझो आखिरी सर्किल जो बनाया है, इसको आप समझ लें कि ये थर्ड जोन है, यानी कि तीसरा जोन है, और इसके बाद भी हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर ये लाइन जो है ये लोड की लाइन है जो V/I है, इसीलिए लोड लाइन का मतलब ये मेजर्ड भी कह सकते हैं इसको, यानी कि ZM मेजर्ड भी है, ये ZM भी कह सकते हैं, Z मेजर्ड बाई द रिले, डिस्टेंस रिले। तो ये जो अगर लाइन VI के हिसाब से कम होता जाएगा, इम्पीडेंस V कम होता जाएगा, I नीचे होता है वो बढ़ता जाएगा, तो आपको पता है कि फिर ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर का जो शो हो रहा है ये छोटी हो जाएगी। छोटी होकर के देखें, ये फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो सबसे आउटर जोन है, थर्ड जोन, उसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग बराबर हो जाए, बल्कि ये और कम हो जाए, तो रिलेट आप ट्रिपिंग कर देगी, सिग्नल दे देगी। तो अब ये लिमिट को मालूम कैसे किया जाए कि कितनी लाइन पे लोड होगा तो उस वक़्त जो है वो रिले ऑपरेट कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा सा मैथ है इसमें, लेकिन मैथ को मैं इतने आसान तरीके से बयान कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देखें कि ये जो एक यहाँ पर हमने बनाया हुआ है सर्किल, इसके अंदर आप देखें तो आपको कई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये लाइन का, ये तो लोड लाइन का Z है, ये जो आपको वैल्यू मिलती है लाइन की, जो आपको इंडक्टेंस लाइन का मिलता है, ये वाली बात हो रही है। और इसके बाद ये जो है ये रिले मेजर कर रही है, तो जो रिले मेजर कर रही होती है नॉर्मल लोडिंग पॉइंट वो बहुत दूर होता है, सेटिंग से बहुत बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? कि वोल्टेज नॉर्मल है, बल्कि कुछ कमी है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, और करंट जो है वो नॉर्मल था चल रहा है। अगर 300 एम्पियर है तो 300 चल रहा है, 600 नहीं। अब जब ये, तो ये सेटिंग का ये जो पॉइंट होता है ये बहुत बाहर होता है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये वेक्टर बने हुए हैं और मैग्नीट्यूड है, तो ये पॉइंट यहाँ होता है। और जैसे जैसे कि ये वोल्टेज कम होता है और करंट बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ये लाइन छोटी हो रही है, ये वेक्टर छोटा हो रहा है, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अब ये यहाँ जब आ जाएगा तो ये फिर रिले के खतरनाक जोन में दाखिल हो गया। रिले इसको फॉल्ट समझ के ट्रिपिंग सिग्नल दे देगी। इसको, ये चीज़ पावर स्विंग में भी आती है, लेकिन पावर स्विंग को मिक्स नहीं करूँगा मैं, उसको जो है वो फिनोमेना को जब डिस्कस करेंगे तो पावर स्विंग में भी देखेंगे, फिर ब्लॉकिंग भी देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये पता करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ मिलकर के कि जनाब ये कितना लोड है होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। देखें, एक तो होता है MVA का मतलब होता है टोटल करंट उससे निकलता है, अपरेंट MVA होता है, अपरेंट पावर होती है, उससे अपरेंट करंट निकलता है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव। तो जब हम कहते हैं कितना लाइन पे लोड चलना चाहिए, तो आम तौर पे अगर आप गौर करें तो हम जो मेगावाट की बात करते हैं,
कि लाइन पे इतने मेगावाट चल रहा है, इतने मेगावाट चल रहा है। जब एम्पियर की बात आप करते हैं यकीन, तो फिर जहन में रखें कि वो हमेशा एमवीए होता है, जो एमीटर आपको दिखा रहा है मेगावाट की रीडिंग नहीं दिखा रहा, वो तो टोटल की दिखा रहा है। तो लाइन को आमतौर पे कैपेसिटी मेगावाट में होती है, तो मेगावाट के लिए मैं फिर आपके सामने कैलकुलेशन रखता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखें, ये एक एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये दो रेड लाइन थी इम्पीडेंस की, मैंने यहाँ से बी से लेके यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। जो मोर रिले होती है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया क्योंकि मोर रिले में ये एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको कहते हैं रिले कैरेक्टरिस्टिक एंगल RCA। जब लेंटिकुलर हो जाती है, लेंस वाली शेप होती है, तो उसमें ये एंगल 120 डिग्री होता है। अब ये इस तरह डिज़ाइन करते हैं, मतलब डिज़ाइन करते हैं इस तरह। अब ये 90 डिग्री यहाँ पर मोर रिले में, ये चीज़ें भी याद रख लें, RCA जो होता है। अब इसके अंदर आप इसको देखें, AOB जो ये ट्रायंगल है, इसको आप देखें तो इसमें जो ये O है, ये किसके बराबर है? ये पूरा एंगल है बीटा। कौन सा बीट? ये एंगल है, ये एंगल है जो कि Z का इम्पीडेंस जो है लाइन का, वो बना रहा है R के साथ। ये X है, ये R है। और ये कौन सी लाइन है? ये तो लोड लाइन है ना, वोल्टेज और करंट वाली। तो इसका जो एंगल है थीटा, ये 25 डिग्री है। ये मतलब पावर फैक्टर हो गया, ये पावर फैक्टर हो गया ना, क्योंकि RX ये VI है ना, VI का मेजरमेंट है ये, तो ये जो है थीटा। तो मैंने ये एंगल निकाल लिया AOB, ये आ गया 50 डिग्री, ये इस ट्रायंगल के अंदर। अब आप देखें कि मेरे पास इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम की है कि Z लाइन का जो है 100 ओम है। अच्छा, ये 100 ओम के साथ कोई एंगल होगा, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, R+JX लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो मैं अभी सीधा सीधा चल रहा हूँ। समझ लें कि एक एंगल यहाँ पर है, इसके साथ 70 डिग्री ये है ना, ये लिख सकते हैं हम इसके साथ, ये डिग्री 75 डिग्री लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ दें आप। अब आप देखें कि ये जो OZ है, OZ ये बराबर OA बराबर किसके होगा? OZ cos 50। ये जो अंदर का एंगल है कितना? 50 है ना, ये अंदर का एंगल 50 निकाला मैंने। अभी हमने यहाँ पर ये एंगल जो था, ये वाला, ये जो रेड एंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये निकाला, ये 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है, तो अब आप इसमें अगर कॉस और साइन को देखें, तो ये कॉस, ये जो है यहाँ से इन दोनों को रिलेट करें तो ये कॉस हुआ, ये साइन हुआ। तो अब आप ये जो कॉस है, इसका जब आप करेंगे तो आप OA की वैल्यू निकाल लेंगे। ये OA क्या चीज़ है? OA वही ख़तरनाक चीज़ है जो रिड्यूस हो गया वेक्टर VI वाला। तो उसके बाद OA हो गया 64 ओम्स हो गया। इसके साथ भी एक एंगल आएगा, ये एंगल मैंने यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है, ये समझिए यहाँ पर एंगल तो होगा, क्योंकि रेजिस्टिव तो नहीं है ना, ये इंडक्टिव है, तो एंगल तो है, वही 75 डिग्री है। अब क्या करें, एपरेंट पावर जो होती है, एपरेंट पावर की अगर हम बात करें तो ये एक फार्मूला होता है KV²/Z या KV²/X। इसको मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि V²/R तो पावर होती है ना, कहाँ से आती है? VI में आप जो है I को लिखते हैं, I की जगह फिर लिख दें V/R, तो क्या हो गया? V²/R, या कह लो अपरेंट पावर V²/X या Z। तो ये मैंने ड्राइव कर दिया आसानी के लिए फौरी तौर पे। तो ये है K, इसलिए लगा दिया कि K में डील करेंगे हम। अब ये K में हम डील करेंगे तो ये आएगा 132 × 10⁻³ यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। जब ये KV और ये KV होगा तो ये 10⁻6 से ज़रब करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 272 मेगावाट। 272 मेगावाट। ये भी ज़रा देख लें कि 272 सही है कि इनको इससे ज़रब किया है तो ये वैल्यू सही आ रही है, इसको ज़रा चेक कर लें। ये जो है ये गलत लग रहा है कुछ, यहाँ पे कोई गलती हो गई है। 132 27 नहीं, ये इससे डिवाइड भी तो है, सॉरी 64 से डिवाइड भी किया है ना, तो ये यहाँ 2 टाइम्स हो गया तकरीबन, 2 यहाँ से आते सही है, ये ओके है, ये ओके। तो ये 272 MVA जो है ये अपरेंट पावर हो गई। अब मुझे अपरेंट पावर से फिर P एक्टिव और रिएक्टिव निकालना है, तो जाहिर है S × cos और S × sin थीटा, तो ये 25 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला। अब इस लाइन की बात हो रही है ना, इसके कंपोनेंट, ये छोटी लाइन OA के कंपोनेंट, तो 246 मेगावाट और 114 MVAR। तो अगर आपका नॉर्मल उस वक्त सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है उसका एंगल 25 डिग्री है, 25 का मतलब तकरीबन कितना हो जाता है? वो हो जाता है 0.8 वगैरह जवाब आएगा, 0.85 वगैरह। तो ये तो ऑपरेटिंग डिग्री होता है ना पावर फैक्टर का, तो उसके हिसाब से आप देखें तो अगर
अब आप इसमें ये गौर करें कि जैसे जैसे ये एंगल जो है ये चेंज होगा, पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा लाइन का, तो वैसे वैसे आपकी लिमिट कम हो जाएगी मेगावाट की, क्योंकि फिर जब ये एंगल बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर, तो ये फिर वैल्यूज आपकी मेगावाट कम और मेगावाट बढ़ेगी। इसी तरह अगर ये यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएंगे तो मेगावाट ख़त्म हो जाएंगे और आपको पता सिर्फ एमवीआर रह जाएगा। इसी तरह ज़ीरो पे आ जाएंगे तो सारा का सारा मेगावाट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा ये एंगल कितना है। ये एंगल को मैं छोटा कर दूँ, मिसाल के तौर पे इसको 10 डिग्री कर दूँ, तो यहाँ जवाब जो है वो 300 350 मेगावाट आ जाएगा। इसका मतलब है जितना पावर फैक्टर बेहतर होगा उतनी जो है वो आप ज़्यादा लोड ले सकते हैं, उतने ही आप सेफ लिमिट में खेल रहे होते हैं। इसीलिए जो है कोशिश की जाती है कि पावर फैक्टर जो है वो सिस्टम का 0.9 0.95 पे रन करें, तो आपके सेफ लिमिट में आप चल रहे होते हैं। तो ये देखें कितने आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको बताया जाए कि डिस्टेंस रिले क्यों ऑपरेट हो जाती है हेवी लोड लाइन पे, और उसको लोड को हम कैसे निकाल सकते हैं। कितना आसान तरीका है, फिर से इसको देख लें आप। यहाँ पर ये एक लाइन इम्पीडेंस है और ये जेड लोड है जो VBI पे है। यहाँ से परपेंडिकुलर ये डाला, ये RC है 90 डिग्री ओम्स। मोर रिले का ये होता है RC है तकरीबन। लेंस मैंने बताया लेंटिक्यूलर का 120 डिग्री। फिर ये एंगल निकाल लिया, ये 50 डिग्री आया। इस 50 डिग्री के हिसाब से कॉस से ये निकाल लिया, और कॉस निकालने के बाद जब मेरे पास ये OA की वैल्यू आ गई तो OA के ऊपर मैंने फिर ये 25 डिग्री जो पावर फैक्टर एंगल था उसके हिसाब से वैल्यू निकाल ली। तो ये 246 मेगावाट जो है ये लोडेबिलिटी लिमिट हो गई डिस्टेंस रिले की। तो इतने आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था कि मैं इसकी स्लाइड बना करके करूं, लेकिन मैं अब कागज़ पे इसको बनाऊंगा और फिर मैं स्लाइड की शक्ल में भी इसको इस लेक्चर को जारी करूंगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की है। इसको सेव कर लें, कापी कर लेंगे तो आपको आसान होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगे कि किसी काम के हैं तो प्लीज़ इनको आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, तो सबका फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा पहुँचाएँ। इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।